नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक व्यवसायिक अध्ययन के 11वें अध्याय अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय के पहले दो भागों में हमने बहुत विस्तार में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के अर्थ से लेकर उसके विभिन्न प्रकारों को समझा। हमने आयात निर्यात पर अधिक ध्यान देते हुए उसकी प्रक्रियाओं की भी चर्चा की। हम यह जान चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कैसे राष्ट्रों और फर्मों दोनों के लिए बहुत लाभकारी है। लाभकारी होने के अलावा यह दोनों की एक बहुत आधारभूत जरूरत को पूरा करता है, जो कि यह है कि कोई भी देश सभी वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, क्योंकि किसी भी देश के पास सभी संसाधन पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। इस कारण सभी देशों को कभी ना कभी आवश्यकता पड़ती है कि वो किसी न किसी वस्तु या सेवा के लिए अन्य देशों से संपर्क करें। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म हुआ। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसीलिए विभिन्न देश अपने देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं व प्रोन्नति विधियों को अपनाती हैं। आइए इनमें से कुछ योजनाओं पर चर्चा करें। सबसे पहला है शुल्क वापसी योजना। हम यह जानते हैं कि निर्यात की वस्तुओं को देश के भीतर तो उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यदि इन पर किसी प्रकार का उत्पादन शुल्क या सीमा शुल्क का भुगतान किया गया है तो निर्यातकों को सरकार द्वारा उसे लौटा दिया जाता है। लेकिन इसके लिए निर्यातकों को संबंधित अधिकारियों को निर्यात का प्रमाण पत्र देना होता है। अर्थात इस योजना के अंतर्गत यदि किसी निर्यातक से किसी प्रकार का उत्पादन शुल्क या सीमा शुल्क लिया गया है तो उसे उसका भुगतान सरकार द्वारा वापस कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त विक्रय कर के भुगतान से भी छूट मिलना। निर्यात की वस्तुओं पर विक्रय कर नहीं लगता। यही नहीं, काफी लंबी अवधि तक निर्यात क्रियाओं से अर्जित आय पर आय कर भी नहीं देना होता। अब आय कर से छूट केवल 100% निर्यात मूलक इकाइयों या निर्यात प्रवर्तन क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को ही दिया जाता है, क्योंकि आय कर पर छूट एक बड़ी छूट है। इसलिए सरकार पहले यह सुनिश्चित करती है कि जिन निर्यातकों को यह छूट मिले वह 100% निर्यात मूलक इकाइयां ही होनी चाहिए। तो आयकर या विक्रय कर से छूट मिलना निर्यात को बढ़ावा देने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। इसके अलावा अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत एक निर्यातक को यह छूट है कि वह निर्यात के लिए वस्तुओं के उत्पादन से जुड़े आगतों को बिना शुल्क का भुगतान किए, बिना शुल्क करों का भुगतान किए प्राप्त कर सकते हैं। निर्यातकों को निर्यात के लिए वस्तुओं के विनिर्माण हेतु जिन वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क लगता है वो नहीं देना होता। अग्रिम लाइसेंस दोनों प्रकार के निर्यातकों को उपलब्ध है, वो जो नियमित रूप से निर्यात करते हैं या वो जो कभी कभी निर्यात का काम करते हैं। इसके द्वारा उन्हें अपनी आगतों पर लगने वाले सीमा शुल्क से मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार शुल्कों या करों में छूट देकर सरकारें निर्यातकों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि वो अधिक से अधिक निर्यात करें, क्योंकि देश में जितना अधिक निर्यात होगा उससे देश का उत्पादन और बढ़ेगा। उत्पादन से देश में विदेशी मुद्रा आएगी, देश का जीडीपी बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि होगी, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। इसलिए सभी देश अपने यहाँ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाते हैं। लेकिन अब सोचिए कि एक देश निर्यात को बढ़ाना चाहता है, लेकिन वह अपनी वस्तुओं को जिन देशों में निर्यात करना चाहते हैं वहां इसकी छूट या अनुमति नहीं। कई देशों में मान लीजिए कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे में चाहकर भी कोई देश अपने यहां से निर्यात या अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को बढ़ा नहीं पाएंगे। ऐसे में जरूरत पड़ती है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की, जो यह सुनिश्चित करें कि देशों के मध्य किसी भी प्रकार के अनुचित प्रतिबंध या रोक टोक ना लगाए जाए। इसकी जरूरत बहुत पहले से महसूस की जाने लगी। हम जानते हैं कि 1914 से 18 के प्रथम विश्व युद्ध व 1939 से 45 के द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पूरे विश्व को जीवन व संपत्ति की भारी तबाही हुई।
विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं इससे बुरी तरह प्रभावित हुई। संसाधनों की कमी के कारण कोई भी राष्ट्र पुनर्निर्माण व विकास कार्य करने की स्थिति में नहीं थे। विश्व की मुद्रा प्रणाली में व्यवधान पड़ा। इसके कारण जो भी थोड़ा बहुत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पहले होता था उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। विनिमय दर की कोई सर्वमान्य प्रणाली नहीं थी। ऐसे हालत में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को इस स्थिति से उबारने के लिए 44 देशों के प्रतिनिधि J.M. केन्स, जो कि एक विख्यात अर्थशास्त्री थे, उनके नेतृत्व व अगुवाई में मिले। उन्होंने एक बैठक की और विश्व में शांति व सामान्य वातावरण की पुनः स्थापना के उपायों पर चर्चा की। इस बैठक का समाधान 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना के साथ हुआ, जिनके नाम हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, पुनर्निर्माण एवं विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी IBRD व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन यानी ITO। इन तीनों संगठनों के निर्माण पर सहमति बनी। प्रथम 2 संस्थान यानी IMF और IBRD ये तो तुरंत अस्तित्व में आ गए, लेकिन ITO यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के विचार को लेकर अमेरिका ने विरोध किया। अमेरिका के विरोध के कारण ITO को स्थापित नहीं किया जा सका। इसके बजाय एक संगठन के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ऊंचे सीमा शुल्क व अन्य प्रतिबंधों से बचाने के लिए एक नई व्यवस्था को जन्म दिया गया। इस व्यवस्था को जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड का नाम दिया गया, जिसे GATT कहा जाता है। भारत भी इन संस्थाओं के स्थापक देशों में से एक था। तो अब परिणाम यह हुआ कि ITO की स्थापना तो नहीं हो सकी, लेकिन इन देशों ने आपस में एक समझौता करा, जिसे GATT का नाम दिया गया। इस समझौते के अंतर्गत इन्होंने यह सहमति बनाई कि ये अनुचित प्रकार के सीमा शुल्क व प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। GATT का जो समझौता था वह 1948 से लेकर 1994 तक कार्यरत रहा। GATT के दौरान कई विचार विमर्श व कई तरह की बैठकें हुआ करती थी। ऐसे ही बैठकों में उरुग्वे दौर की बैठकें प्रमुख रहीं। इन बैठकों में जितने भी देश थे जो स्वतंत्र व संतोषजनक व्यापार को बढ़ावा देने की पैरवी करते थे, उन्होंने एक स्थायी संगठन के निर्माण पर जोर दिया। क्योंकि समझौता तो था, लेकिन एक विशेष रूप से स्थापित संगठन ना होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना संभव नहीं हो पा रहा था। और जैसे जैसे समय बीत रहा था, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व व उसका प्रचलन भी बढ़ रहा था। तो ऐसे में यह महसूस किया गया कि एक विस्तृत संगठन होना चाहिए। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप GATT को 1 जनवरी 1995 से बदलकर विश्व व्यापार संगठन में परिवर्तित कर दिया गया। एक विस्तृत संगठन की स्थापना की गई, जिसका नाम WTO यानी विश्व व्यापार संगठन रखा गया। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थापित किया गया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना लगभग 50 वर्ष पूर्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना की जो सोच थी, उसी के प्रस्ताव का एक तरह का क्रियान्वयन माना गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जिसकी स्थापना की कोशिश करीब 50 वर्षों से हो रही थी, वह कोशिश 1 जनवरी 1995 को आकर पूरी हुई, जब WTO की स्थापना की गई। विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक समस्याओं के समाधान की प्रधान अंतर्राष्ट्रीय संस्था व बहुआयामी व्यापारिक पराक्रमण का मंच होने के कारण विश्व बैंक और IMF के जैसे WTO की भी एक विशेष स्थिति है। भारत भी विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है। 11 दिसंबर सन 2005 को इस संगठन के करीब 150 सदस्य थे। अब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना तो हो गई, पर इसके उद्देश्य क्या थे, वह यह किस प्रकार के कार्य करता है। यदि हम इसके प्रमुख उद्देश्यों पर चर्चा करें तो सबसे पहला उद्देश्य इसका निकल कर आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू व सुविधाजनक बनाना, यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए अनुचित शुल्क व व्यापारिक बाधाओं में कमी आए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा खत्म करने की कोशिश की जाए।
ऐसे कार्य करना जिससे कि विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अच्छे से हो, आधुनिक वस्तुओं व सेवाओं का लेन देन हो, जिससे कि लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आए। जब देशों में व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार उत्पन्न होगा, तो रोजगार बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य है। आय व प्रभावी मांग में वृद्धि करना, अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ावा देना, व्यापार को सुगम बनाना, ये इसके मुख्य उद्देश्यों में है। इसके अलावा सतत पोषणीय विकास यानी टिकाऊ विकास के लिए विश्व के संसाधनों के उचित उपयोग को सुगम बनाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इतना विस्तार में पढ़कर हम ये तो जान गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विश्व के प्राकृतिक या अन्य संसाधन जो कई बार उपयोग नहीं हो पाते, क्योंकि उत्पादन की आवश्यकताएं उतनी नहीं होती, क्योंकि मांग उतनी नहीं होती, वो समस्या भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने से हल होती है। जितना अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा उतना अधिक विश्व के संसाधनों का उपयोग भी बेहतर होगा, और यह सुनिश्चित करने का काम विश्व व्यापार संगठन करता है। देशों के मध्य मतभेदों को सुलझाना, गलत तरीके से लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना, छोटे या विकासशील देशों की सहायता करना, ऐसे कई उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन के हैं, जिनका एक जो समुचित रूप में हम कहें तो यह एक मुख्य उद्देश्य निकल कर आता है कि विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विश्व में वैश्विक समृद्धि व आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। इसके लिए यह विभिन्न कार्यों की पूर्ति करता है, जैसे कि सबसे पहला ऐसे वातावरण पर बल देना जिससे इसके सदस्य देशों को अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए आसानी हो, यानी विश्व व्यापार संगठन अपनी बैठकों, अपनी कार्यविधियों में एक ऐसा वातावरण बनाता है ताकि चाहे कैसे भी देश हो, छोटे या बड़े, वो अपनी शिकायतों को लाने के लिए, उन्हें विश्व मंच पर उठाने के लिए प्रोत्साहित हो, ताकि उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान मिले। इसके अलावा एक सर्वमान्य आचार संहिता बनाना जिससे कि उसका पालन करके विश्व में व्यापार की बाधाओं को कम किया जा सके, जैसे कि कोई देश किसी अन्य देश पर गलत सीमा शुल्क ना लगाए, गलत प्रकार के प्रतिबंध ना लगाए। इस प्रकार के आचरणों को बढ़ावा देने के लिए, अच्छे आचरणों को बढ़ावा देने के लिए एक आचार संहिता बनाना भी विश्व व्यापार संगठन का काम है। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जब कई देशों के या कुछ देशों के बीच किसी भी प्रकार का व्यापारिक मतभेद होता है तो वो उसको सुलझाने के लिए विश्व व्यापार संगठन की सहायता लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन इन देशों को अपने मतभेदों को सुलझाकर व्यापार को बढ़ावा देने में सहायता करता है। यह सुनिश्चित करना कि सभी सदस्य देश अपने आपसी विवादों को हल करने के लिए निर्धारित नियमों व कानूनों का पालन करें। इसके अलावा सभी देशों के राजनीतिक या सरकारी घोषणाओं का पर्यवेक्षण करना भी विश्व व्यापार संगठन के कार्यों में आता है। इन सभी कार्यों के माध्यम से यह संगठन यह कोशिश करता है कि दुनिया भर में व्यापार को बढ़ावा मिले। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि कैसे आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को या व्यवसाय को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, और इसमें विश्व व्यापार संगठन सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज के इस भाग को मिलाकर इस अध्याय के तीनों भागों में हमने कोशिश की कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को बहुत विस्तार में जानें। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय ना केवल आपका एक अध्याय है, बल्कि आगे जाकर यह अध्ययन का एक विस्तृत क्षेत्र भी बन जाता है। तो यदि आपकी इसमें रुचि जगती है तो आप इसके इन आधारभूत सूचनाओं को यदि याद रखें तो आगे जाकर आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस अध्याय में हमने शुरू से लेकर अब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के या व्यवसाय के अर्थ को जाना, उसके लाभों को समझा, उसका घरेलू व्यवसाय से जो अंतर है उसको समझा। हमने यह भी देखा कि कोई भी फर्म या व्यक्ति यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय करना चाहती है, उसमें प्रवेश करना चाहती है, तो उसके पास आयात निर्यात, संविदा निर्माण जैसे कई रास्ते हैं। आयात निर्यात सबसे महत्वपूर्ण रास्ता होने के कारण हमने उसकी प्रक्रियाओं को भी विस्तार में देखा।
फिर हमने यह देखा कि कैसे विभिन्न देश अपने देश में स्थानीय तौर पर या सभी देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विश्व व्यापार को बढ़ावा देने में तत्पर हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का यह भाग व यह पूरा अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। इस अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।